हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को डिस्कशन करने वाले हैं। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से, जो कि है बाय लुकिंग एट अ प्लांट एक्सटर्नली कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन C3 एंड C4, व्हाई एंड हाउ। तो इसका जवाब तो हो जाएगा नो, क्योंकि देख के मॉर्फोलॉजिकली तो बेटा C3 C4 प्लांट्स एक जैसे ही हैं। पर हाँ, अगर आपको सेल्यूलर लेवल पे जाना है, अगर आप माइक्रोस्कोप को यूज करना चाहते हो, तो आप लीफ एनाटॉमी अगर C3 और C4 प्लांट्स की देखोगे तो वहां जरूर आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि C3 प्लांट्स में नॉर्मली सिर्फ मीजोफिल सेल्स होते हैं, जबकि C4 प्लांट्स दे शो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कॉल्ड क्रैन्स एनाटमी। तो जो सवाल है इसका तो बेटा जवाब हो जाएगा नो। क्यों नो हो जाएगा? क्योंकि एक्सटर्नली नो, एज एक्सटर्नली both C3 and C4 plants appear to be सेम। हाउएवर सेल्यूलर लेवल पे तो जरूर तुमको देखने को मिलेगा भाई। हाउएवर एट सेल्यूलर लेवल, yes, you will get the opportunity to do that at cellular level। C3 plants की जो लीव्स होती हैं बेटा, they only show, क्या दिखाती हैं? C3 plant leaves, they only have mesophil cells। जबकि अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो इनकी जो लीव्स हैं दे शो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कॉल्ड क्रैन्स, जहां पे दो टाइप के सेल हैं, एक तो है ही अपना मीजोफिल, और उसके अलावा दे ऑल्सो हैव बंडल शीट सेल्स अरेंज्ड इन अ कॉन्सेंट्रिक मैनर। ठीक है, क्लियर हो गया भाई ये सवाल। चलो अगले सवाल पे आते हैं। बाय लुकिंग एट विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट कैन यू टेल वेदर अ प्लांट इज C3 और C4। अभी मैम ने आपको समझा दिया बेटा। तो लीफ वो पार्ट है, बाय लुकिंग विच एक्सटर्नल का तो आंसर लीफ है। क्यों? दोबारा लिख देती हूं। C3 में बेटा लीव्स ओनली हैव मीजोफिल सेल्स, जबकि C4 में लीव्स के पास स्पेशल एनाटमी होती है जिसे हम क्रैन्स एनाटमी कहते हैं। सारा मैम ने पीछे लिख दिया है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इवन दो अ वेरी फ्यू सेल्स इन C4 प्लांट्स carry out the biosynthetic means fixation of CO2 into glucose, that is Calvin pathway, yet they are highly productive। why? तो बेटा देखो, माना C3 प्लांट्स में सारे मीजोफिल सेल्स एक्टिवली केल्विन साइकिल कर सकते हैं, पर क्या वो कर पाते हैं? तो जवाब है नहीं, एज दे इन्वॉल्व अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। ठीक, जो कि C4 प्लांट्स में नहीं होता है। एंड व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन सिंपली मीन्स दैट instead of CO2, when oxygen gets an opportunity to bind with Rubisco enzyme producing one molecule of phosphoglyceric acid and one molecule of phosphoglycolate, तो ये वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA बेटा अकेला तो आगे जाएगा नहीं C3 साइकिल में, जब तक उसका ग्लाइकोलेट भी ग्लिसरेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो पहले हमें वेट करना पड़ता है कि भाई ग्लाइकोलेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो तो आगे C3 साइकिल चले। तो मतलब है तो माना C3 में ज्यादा मीजोफिल सेल, ज्यादा सेल्स हैं जो बायोसिंथेटिक पाथवे CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करें, पर वो कर ही नहीं पाते हैं उस रेट से जिस रेट में कम सेल्स ऑफ C4 भी बायोसिंथेटिक पाथवे को कर लेते हैं। सो द ओनली रीजन इज बेटा C3 plant involves
photo respiration. Whereas C4 do not. क्या है ये फोटो रेस्पिरेशन, जरा सुन लो. एज रुबिस्को एंजाइम हैज अ कॉमन बाइंडिंग साइट. पूरा लिख रही हूं, ध्यान से सुनते रहना. हैज अ कॉमन बाइंडिंग साइट फॉर बोथ CO2 and O2. Therefore, if concentration of CO2 increases, तो अब अगर concentration of CO2 बढ़ जाती है तो क्या होगा? If CO2 concentration increases, then if O2 concentration increases, then O2 binds with RuBP in the presence of the enzyme Rubisco producing one molecule of phosphoglyceric acid and one molecule of phosphoglycolate लीडिंग टू फोटो रेस्पिरेशन. और ये चीज C4 में नहीं होती है. एंड दिस प्रोसेस इज नॉट एग्जिबिटेड बाय C4 क्योंकि उनमें कभी भी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को O2 बीट नहीं कर पाता है ड्यू टू इंटरनल CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म. वो खुद ही अपना CO2 बनाते रहते हैं कि भाई O2 बीट ही नहीं कर पाएगा ड्यू टू इंटरनल CO2 सिंथेसिस मैकेनिज्म. ठीक है भाई, चलो अगला सवाल. रुबिस्को इज एन एंजाइम दैट एक्ट्स, अभी जो बता रही थी मैम आपको, acts as a both carboxylase and oxygenase. Why do you think Rubisco carries out more carboxylation in C4? जो भी मैम कह रही थी आपको. तो होता क्या है बेटा, ये मान लो एंजाइम रुबिस्को है. दिस इज रुबिस्को एंजाइम. ये इसका एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट पे बेटा दोनों ही CO2 भी बाइंड कर सकता है, O2 भी बाइंड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर कंसंट्रेशन. जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो बाइंड करेगा. अब C4 में क्योंकि दो टाइप के सेल्स हैं, लीफ में दे हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज मीजोफिल एंड बंडल शीथ. कुछ इस तरीके से होता है, देखो भाई. ठीक है, they have how many types of cells? Two types of cells, mesophyll cell and bundle sheath cell. तो जो मेन ग्लूकोज फिक्सेशन है, जो रुबिस्को एंजाइम है, वो यहां पे मौजूद है. दिस इज द रुबिस्को एंजाइम विच इज फाउंड इन बंडल शीथ सेल बट नॉट इन मीजोफिल सेल्स. ठीक है, अब होता क्या है बेटा, मीजोफिल सेल में कुछ क्या करके पेप और CO2 के आपस में जुड़ने की वजह से एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि फिर खुद को कन्वर्ट कर लेता है इनटू मैलिक एसिड. ये मैलिक एसिड चल के आएगा बंडल शीथ सेल में और यहां आके बेटा ये मैलिक एसिड टूट जाता है इनटू C3 एसिड एंड CO2. तो अब देखो C3 तो वापस चला जाएगा, लेकिन जो CO2 एक्स्ट्रा बन गया ये O2 की कंसंट्रेशन हमेशा कम रखेगा और CO2 जाके रुबिस्को से बाइंड करके हमेशा बेटा ग्लूकोज बनाता रहेगा. यहां फोटो रेस्पिरेशन जैसा ड्रामा नहीं होगा और इस स्पेशल अरेंजमेंट को बोलते हैं हम क्रैन्स एनाटमी. करेक्ट. चलो अगला सवाल. The next question is, suppose there were plants that have high concentration of chlorophyll B
बट लैग्ड क्लोरोफिल ए, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी। क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं होगी? देखो भाई, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो मेन रिएक्शन सेंटर है। तो देखो यहां पर अगर क्लोरोफिल ए ही नहीं होगा बेटा, तो बिना क्लोरोफिल ए तो दिस इज द मेन रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए के बिना तो भाई फोटोसिंथेसिस, लाइट ट्रैपिंग होगी, लाइट रिएक्शन हो जाएगा, बट कन्वर्जन ऑफ दैट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल फॉर्म नहीं होगा, as chlorophyll A is the main reaction center, right? No, why? Because chlorophyll A is the main reaction center where all light energy is converted into sorry, where all light energy is converted into chemical form, right? तो फिर मुद्दा है कि जब क्लोरोफिल बी ये काम कर ही नहीं सकता तो है क्यों? है इसलिए ताकि ज्यादा लाइट ट्रैप हो सके और साथ ही साथ क्लोरोफिल ए को फोटोसोलराइजेशन से बचाना। तो जो बाकी एक्सेसरी पिगमेंट है उनका मेन रोल क्या है भाई? तो ऑल अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर trapping more light of different wavelengths as well as protecting chlorophyll A from damage. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है why is the color of a leaf kept in a dark frequently yellow or pale green, which pigment do you think is more stable? तो बेटा जब भी आप अपनी लीफ को लाइट से हटा के अंधेरे में रख दोगे तो आपको एक चीज बता दूं, जितनी भी प्लास्टिक है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऑल दीज आर कन्वर्टेबल। तो जैसे ही हम प्लांट को अपनी लाइट नहीं देते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट, तो होगा क्या, जो क्लोरोप्लास्ट है जिसकी वजह से पत्ता हरे रंग का दिख रहा है वो दूसरे फॉर्म में भी ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो जाए। So as a result, the color of the leaf changes from green to yellow or becomes pale green due to the decrease in the number of chloroplasts. यही अगर इसको फिर से लाइट दोगे और अगर फिर से लाइट दोगे तो फिर से वही भाई ल्यूकोप्लास्ट मान लो फिर से क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा, फिर से पत्ता हरे रंग का हो जाएगा। दिस इज नोन एज इटियोलेशन। तो इटियोलेशन हो जाएगा बेटा यहाँ पे। और क्या होता है इटियोलेशन? नाउ एज वी मूव, जैसे ही हम अपने प्लांट को डार्क में रखेंगे तो एज वी मूव आवर प्लांट अंडर शेड, the chloroplast of the leaf that changes into other plastics, क्योंकि अभी तो प्लांट को लगेगा कि भाई लाइट है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस की जरूरत ही नहीं है, मतलब क्लोरोप्लास्ट की जरूरत नहीं है, पर हो सकता है क्या पता एक्सेस फूड हो, उसे स्टोर करना हो, तो फिर वो फटाफट से अपने क्लोरोप्लास्ट को क्रोमो या ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो एज वी मूव आवर प्लांट अंडर शेड, the chloroplast converts into beta other forms of plastid. As a result, कलर चेंजेस। अब ग्रीन कलर है क्यों पत्ते का भाई? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट है जो इसको ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं।
अब अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है तो एज अ रिजल्ट कलर changes from green to pale yellow, बट ये इंटर कन्वर्टेबल है, याद रखना। फिर से उसको शेड से दोबारा से लाइट में रखोगे ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तो हाउएवर इट इज इंटर कन्वर्टेबल। वापस से अपने प्लांट को सन में रखोगे फिर से सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। क्लियर? अगला सवाल, लुक एट द लीफ ऑफ द सेम प्लांट ऑन द look at leaves of the same plant on the shady side and compare it with the leaves on the sunny side, or compare the potted plant kept in the sunlight with those in the shade. Which of them has leaves that are darker green and white? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। तो ज्यादा सनलाइट होगी मोर क्लोरोफिल, मोर क्लोरोफिल मोर ग्रीन। जो प्लांट को शेड में रख दोगे भाई वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है तो वो क्यों क्लोरोप्लास्ट बना के रखेगा। कम क्लोरोफिल होंगे, कम क्लोरोफिल होगा तो भाई हल्का रंग का होगा। तो ये लिख लो चुपचाप इसमें से भाई, सेम एज आंसर नंबर 6, बिल्कुल सेम चीज कॉपी करनी है। तो क्या है भाई, मोर लाइट मोर क्लोरोफिल, ज्यादा सनलाइट दोगे ज्यादा क्लोरोफिल मतलब ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा तो भाई कलर भी ज्यादा ही ग्रीन होगा, और ये चीज वाइसी वर्षा भी चलती है। चलो अगला सवाल, फिगर 11.10 shows the effect of light on the rate of photosynthesis। ये लॉ ऑफ ब्लैकमैन फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर लाइट की यहाँ पर बात कर रही है उस ग्राफ के बेसिस पे। तो ग्राफ क्या था, ग्राफ कुछ इस प्रकार था, देखो भाई सबसे पहले फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ा था, फिर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी फोटोसिंथेसिस रेट कांस्टेंट था। तो वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिया, जबकि एक्स एक्सिस पे हमने लाइट की इंटेंसिटी ली। और अगर फिर भी हम ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो सोलराइजेशन की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट भी सकता है। अब इस ग्राफ से रिलेटेड आपको बाकी जवाब देनी है। सबसे पहले, एट विच पॉइंट ए बी और सी इज द कर्व लाइक अ लिमिटिंग फैक्टर। तो मान लो अगर मैं इस पॉइंट को बी मानती हूँ तो बी से लेके सी तक ये पूरा लिमिटिंग फैक्टर है। देखो बी हो गया मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ए तो हो गया मिनिमम फोटोसिंथेसिस, धीरे धीरे लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है। जब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा तो एक कांस्टेंट लाइन आ रही है जहां पे BC, तो BC का क्या मतलब है, ऑन इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों भाई, क्योंकि लाइट तो दे रहे हो भाई, बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो लिमिटिंग हो गए। अब मान लो CO2 ही नहीं है तो अकेला लाइट क्या कुछ कर पाएगा, क्या ग्लूकोज बनेगा जब तक CO2 नहीं होगा, नहीं। तो ऑन इंक्रीजिंग लाइट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स कांस्टेंट। तो क्या कारण है इसका, क्यों कांस्टेंट हो रहा है, एज other factors have become limiting। ठीक है, अगला पॉइंट है, व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर इन द रीजन ए से लेके भाई बी और सी जो भी है ये। तो यहाँ पर CO2 इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि इसकी एनवायरमेंट में कंसेंट्रेशन हार्डली 0.03% है। What do C and D represent in the curve? तो अगर मेरे कर्व से हम अगर बात करें तो since there is no figure attached over here, तो अब अगर हम अपने ही कर्व से बात करें तो अगर मैं C और D को यहाँ पे बात करती हूँ तो बेटा यहाँ पर जो C and D है
वो दिखा रहा है कि भाई सोलराइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा क्या कहते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो घट रहा है। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे ले लिया है CND इज रिप्रेजेंटिंग सोलराइजेशन, due to which rate of photosynthesis falls. So A is the beginning point, B is the maximum point, B से C limiting factor है, और लाइट बढ़ाओगे तो डैमेज होंगे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल डैमेज होंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटेगा। ठीक है, ये मैम का ग्राफ है, मैम ने अपने ग्राफ से आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ वैसे भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चाहे मैं ABCD जितना भी मूव करूँ आप अपने हिसाब से आंसर कर दोगे, एज यू ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। करेक्ट। चलो आखिरी सवाल, गिव कंपैरिजन बिटवीन द फॉलोइंग C3 एंड C4 पाथवे। तो बेटा अगर हम C3 और C4 पाथवे की बात करें तो सबसे पहले C3 पाथवे इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, observed in all photosynthetic plants, जबकि C4 pathway is restricted to only C4 plants। पहला। दूसरा, C3 pathway की वजह से ग्लूकोज बनता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन, जबकि C4 पाथवे का मेन एम होता है टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन बाय इंक्रीजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन, टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन by increasing CO2 concentration। क्लियर। अब बात करते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। बेटा बहुत सारे डिफरेंस आपको मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे 2 या 3 हाईलाइट कर देती हूँ। साइक्लिक का में क्या होता है बेटा, ओनली वन फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व विच इज CS1 एंड वन एंजाइम इज इन्वॉल्व विच इज ATP सिंथेज। जबकि नॉन साइक्लिक में बेटा दोनों ही बोथ CS1 and CS2 are involved as well as both the enzymes ATP synthase and NADPH2 reductase are required। यहाँ पे एंजाइम भी दोनों चाहिए और फोटो सिस्टम भी बेटा दोनों ही चाहिए होंगे। CS1 में कोई भी बेटा वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है। यहाँ पर साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और सिर्फ ATP का ही सिंथेसिस होता है। यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग भी होगी, यहाँ पर नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड अलोंग विद ATP NADPH2 बनता है एंड साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। थर्ड इज एनाटॉमी ऑफ लीफ इन केस ऑफ C3 एंड C4। तो बस आपको एक ही चीज लिखनी है बेटा, C3 plants leaves have only one type of cells called mesophyll, जहाँ पे सारा काम हो रहा है, लाइट भी, डार्क रिएक्शन, सारा कुछ। जबकि C4 प्लांट्स के पास स्पेशल एनाटॉमी है, ट्रांस एनाटॉमी, जहाँ पे 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं
एक तो है बंडल शीट सेल और दूसरा है न्यूरोसेल सेल। ये एनाटॉमी का ही सारा खेल है जो इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ है कि भाई C3 फोटो रेस्पिरेशन दिखाते हैं और C4 फोटो रेस्पिरेशन नहीं दिखाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अगर हाँ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।